हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शशिकांत सर। मैं आपको मेरिट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आप लोगों के लिए जो पिछले 18 तारीख को सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन जो हुआ था, उसका डिस्कशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन का जो भी डिस्कशन होगा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन 101 जो है वो बायोलॉजी का है, इसलिए हम लोग आएंगे कहाँ, 102 पे। 102 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो कितना होता है। देखिए, क्लास में सभी बातें डिस्कस की गई थी कि जो थर्मामीटर होता है वो दो प्रकार का होता है। दो टाइप का क्या होता है जी, थर्मामीटर होता है। एक होता है क्या, क्लिनिकल थर्मामीटर। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज था वो बताया गया था कि 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो बताया गया था वो क्या बताया गया, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर है तो -10 टू 110 किस ऑप्शन में है। और ये दिख रहा है कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अब इसके बाद हम लोग 104 पे 103 पे आ रहे हैं। 104 करा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड ये सवाल है। और आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब कौन सा है जो गलत है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या बोला गया है, हम लोग नीचे से इस ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 से, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। देखिए, ये तो बात सही हुआ ना। एग्जॉस्टिबल मतलब क्या होता है कि ये कहीं न कहीं एक समय आएगा जब ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये बात तो वह बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर पूछा जा रहा है वो इनकरेक्ट वाला पूछा जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये वाला तो गलत हो गया। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, फॉसिल फ्यूल जब भी बनता है तो ये डेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही हो गया। और हमारा आंसर पूछा गया है गलत वाला, तो ये तो गलत हो जाएगा। कोल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। यस, कोल और नेचुरल गैस होता है जो बिल्कुल फॉसिल फ्यूल होता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और अगला जो देखिए 1 नंबर जो ऑप्शन में है, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। नो, ये फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में, लैब में नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा हमारा यही हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट वाला आपसे पूछा गया था। तो फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी इज आवर आंसर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे 104 नंबर पे। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी एक मेटल पे दूसरे मेटल का हम लोग प्लेटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, ये चार्ज ऑन रेस्ट होता है। अगर आपसे बात पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, तो चार्ज ऑन रेस्ट होता है बुआ। ये क्या होता है, चार्ज ऑन रेस्ट होता है। इसलिए ये आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये तो गलत हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत बढ़िया फिजिक्स का सवाल पूछा गया है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, तो एक बात पढ़ाया गया था, स्लोप पढ़ाया गया था। देखिए, स्लोप जो होता है, अगर हम आपको पता करना हो कि डिस्टेंस डिस्टेंस बाई
टाइम जो होता है, डिस्टेंस बाई टाइम जो होता है उसका स्लोप बताता है, वो स्पीड होता है। आप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। यहां पे कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये देखिए, ये हुआ हमारा डिस्टेंस और ये हुआ टाइम। अगर इसका हम स्लोप निकालें तो स्लोप ये हो जाएगा, और ये वाला कहा जा रहा है कि ये कांस्टेंट है, मतलब लीनियर है। लीनियर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन का इसका क्या हो जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। इलिप्टिकल तो बनेगा नहीं, क्योंकि इलिप्टिकल ऐसे होता है, हाइपरबोलिक इस प्रकार से होता है। तो ये जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 106 पे आएंगे हम लोग। देखिए 106 जो है वो बायो का सवाल है, इसलिए बायोलॉजी वाले सर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है 107 का, देखिए वेरी गुड क्वेश्चन। डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ द ह्यूमन आईज आर ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द आई? आई का कौन सा जो भाग होता है ये बताता है कि आंख का कलर कैसा होगा। तो देखिए ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइरिस ही बताता है कि आई का कलर कैसा होगा। ठीक हो, उसके बाद देखिए लेंस जो होता है, लेंस तो ये क्या करता है? लाइट को क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। कॉर्निया पे ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। उसके बाद कॉर्निया जो होता है वो ये क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यहाँ से होता है। प्यूपिल जो होता है वो कितना लाइट हमारे आंख में जाएगा ये मतलब डिस्क्राइब कौन करता है? तो प्यूपिल करता है। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे 108 पे आएंगे। 108 में ये क्या कहा गया है? देखिए 108 जो सवाल है वो बायो का है। ठीक है, तो आगे हम लोग आएंगे 109 पे आएंगे। 109 पे आएंगे। 109 में देखिए क्या कहेगा? चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल। फाइबर को हम लोग वूल में कैसे चेंज करते हैं, तो इसका प्रोसेस है। देखिए वेरी गुड क्वेश्चन है, ये आसान सा सवाल है कि सबसे पहले उसको हम सियरिंग करेंगे, सियरिंग करने के बाद स्कोरिंग करेंगे, स्कोरिंग करने के बाद सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग करने के बाद उसको रोलिंग करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बिल्कुल ये सही आंसर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का आएगा कौन सा? 110 जो आएगा। देखिए 110 जो आ रहा है ये भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस। ऐसे तो ये बायो का सवाल है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमस हो जाएगा, है ना जी। लेकिन देखिए आगे हम लोग आएंगे 111। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन, आसान सा ही सवाल है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्पीड बराबर जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बाई क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस बाई क्या होता है? टाइम होता है। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिखे तो क्या करेंगे? हम लोग लगा लेंगे। तो स्पीड बराबर 1 बाई डिस्टेंस इंटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम, ये गलत हो जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो वेरी गुड। अगला जो है वो 112 है, और 112 में जो है वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नेगेटिव आंसर आपसे पूछा गया है, तो हम लोग नेगेटिव आंसर ही चूज करेंगे। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो ये बोला गया है क्या कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वेरी गुड। तो लिक्विड से जो आप क्या करते हैं कि वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड, करा वाटर गैस से आप लिक्विड फॉर्म में आएंगे तो बिल्कुल कंडेंसेशन होता है। इसलिए तो ए ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे पूछा गया है नॉट ट्रू, मतलब नेगेटिव आंसर पूछा गया, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। दूसरा आइए, वाटर चेंज इज स्टेट्स ऑन हीटिंग और कूलिंग। बिल्कुल, जो वाटर होता है वो जब हम लोग क्या करते हैं, पानी को हीट करते हैं तो अपना स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे अगर लिक्विड रहेगा उसको हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा। ठीक है, और उसको अगर हम लोग कूलिंग करेंगे, अगर वो गैस है उसको कूल करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। देखिए अगला है, वाटर इज फॉर्म इन डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यस, पानी जो होता है वो तीनों स्टेट में फॉर्म होता है। जैसे सॉलिड भी होता है जिसको हम लोग आइस के फॉर्म में होता है, लिक्विड वाटर के फॉर्म में होता है, ये गैस होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। तो ये तो सही है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
ठीक है, करा इवेपोरेशन कॉजेज हीटिंग इफेक्ट, नो नो, यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही तो गलत लिखा हुआ है। इवेपोरेशन कॉजेज हीटिंग इफेक्ट, नॉट हीटिंग इफेक्ट कॉजेज इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही वाला हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे नेगेटिव वाला ही पूछा गया था, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे 113 पे। 113 जो है वो ये है कि, हाँ वेरी गुड, ये साउंड का देखिए क्वेश्चन है, फिजिक्स का साउंड का ये क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कह रहा है एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेशन हुआ, यही तो हम कहते हैं कि उसका क्या है, साउंड का फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ क्या होता है कि दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ तो हमारा ये हो जाएगा ना बाबू, देखिए ये हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी, तो एम्पलीट्यूड, ये हमारा आंसर नहीं होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग पार्टिकल। कह रहा है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एक सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, नेगेटिव आंसर पूछा गया है और ये लग रहा है ऐसा कि बायो का है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है 115 जो है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए मैग्नेट से सवाल है, फिजिक्स का सवाल है, और आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि मैग्नेट में हमेशा दो पोल होता है। मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब किसी भी मैग्नेट, चाहे कोई भी प्रकार का मैग्नेट हो, उसमें सिंगल पोल नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस आंसर पे आते हैं। देखिए कह रहा है पहला ऑप्शन में, इन ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट वाला पूछा गया, मतलब नेगेटिव आंसर देना है आपको, ठीक है। ए सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल, अभी आपको बताया कि मोनोपोल कभी संभव नहीं है, मतलब सिंगल पोल कभी नहीं होगा, इसलिए यही तो गलत लिखा हुआ है बुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं, आयरन, निकेल, कोबाल्ट जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, बिल्कुल ये सही है। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल ये सही है। कह रहा है जो फ्रीली रूप से आप सस्पेंड करेंगे मैग्नेट को तो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिखाएगा, ये बिल्कुल सही है। मैग्नेटाइज इन नेचुरल मैग्नेट, यस, ये मैग्नेटाइट जो होता है वो नेचुरल मैग्नेट है, इसलिए ना तो हमारा ये आंसर होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, ए नंबर हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 116 पे हम लोग आते हैं। देखिए वेरी गुड सवाल, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब किसी को मतलब अनपच हो जाता है तो उसको डॉक्टर साहब इंटासिड नाम का टेबलेट देते हैं। तो इंटासिड जो टेबलेट होता है उसमें किस प्रकार का केमिकल रहता हुआ, तो उसमें जो केमिकल रहता है वो MgOH का होल ट्वाइस। इसी को तो हम लोग बताए थे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका एक और नाम है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो जहां भी आपको दिखे MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वहां में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये नहीं होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। अब देखिए आगे वाला जो सवाल है 117 का, वो पूछा गया है, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट डिफरेंट फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए आपको बताया गया था कि फ्रिक्शन को आपको अरेंज करके लिखना है कि कौन सा फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा लगता है, कौन सा कम लगता है। देखिए सबसे जो मैक्सिमम लगता है बाबू, वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है जी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, उसके बाद स्लाइडिंग होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और इससे भी आगे आप लोग को बताया गया है कि उसके बाद एयर फ्रिक्शन होता है, जिसको हम लोग ड्रैग कहते हैं। लेकिन तीन ही बारे में पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट फोर्सेज ऑफ द फ्रिक्शन। पहला जो सवाल है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। तीसरा है स्लाइडिंग स्टैटिक। देखिए ये स्लाइडिंग है, स्टैटिक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि स्लाइडिंग के बाद स्टैटिक नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद रोलिंग नहीं आएगा।
रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि रोलिंग है, स्टैटिक रोलिंग क्या होता है जी, कम होता है स्टैटिक से। तो अरेंजमेंट में देखिए ऐसा लग रहा है कि दोनों आंसर सही हो सकता है, लेकिन फिर से हम लोग देखते हैं। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फोर्सेज ऑफ द फ्रिक्शन। पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद एरो दिया गया है, कहा गया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और रोलिंग फ्रिक्शन है। ये जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है, और ये जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया, अरेंज किया गया। लेकिन हमसे सवाल ये कंफर्म नहीं किया है कि ये अरेंजमेंट आप क्या कर दीजिए, डिक्रीजिंग में करिए या इंक्रीजिंग में करिए। तो ऑप्शन इसमें हो सकता है दोनों, लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें, ऐसा सोचे कि रोलिंग फ्रिक्शन है, उसके बाद ज्यादा हो जाएगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, उसके बाद ज्यादा हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। देखिए इसका जो एनटीए है वो क्या आंसर देता है, दोनों आंसर हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हम लोग ये इसमें अगर दोनों लगाए तो सेकंड नंबर हम लोग लगा सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। बाकी एनटीए क्या आंसर देता है हम लोग उस पर विचार करेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट बोला नहीं है। ठीक है, अगला 180 नंबर जो सवाल है, 180 नंबर, वो 118 जो है वो ये है 118 में हम लोग आएंगे अब। 118 जो है वो, अच्छा फिजिक्स का ये लाइट का ये क्वेश्चन है, कह रहा ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो लाइट को अपने से पास नहीं होने देता है उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल पूरे लाइट को पास होने दे तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट जो पार्शियली लाइट को पास होने देता है उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, तो बउआ एक नंबर का बी हो जाएगा, एक नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है जी, अलाउ लाइट टू पास देम पार्शियली, नहीं पार्शियली तो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा, अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन थ्रू दिस ऑब्जेक्ट इजिली, तो ये हो जाएगा 1 का बी हो जाएगा, और 2 का हमारा ट्रांसपेरेंट है इसलिए सी हो जाएगा। तो 1 का बी 2 का सी, देखते हैं हम लोग किस ऑप्शन में है, 1 का बी 2 का सी, और एक ही ऑप्शन में है जो कि 3 नंबर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि 119, और 119 जो है वो बायोलॉजी का सवाल है, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, तो इसको बायोलॉजी वाले सर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग का ये है नेक्स्ट 120। देखिए 120 जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। देखिए आपको डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा मिरर का यूज किया जाता है वो आपको बताना है। देखिए ई एन टी जो होते हैं, ई एन टी का मतलब हो गया ENT, या तो आई का वो डॉक्टर हो, या नोज को वो डॉक्टर हो, है ना जी, या फिर टीथ का वो डॉक्टर हो, तीनों जो होता है वो कौन के मिरर का यूज करता है, इसलिए क्या होगा हमारा आंसर 120 का बी नंबर क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं, वो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है 121। 121 क्या कर रहा है जी, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेओली, बायोलॉजी का सवाल है, ऐसे इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। और 122 ये भी बायो का सवाल है। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे 123 पे, और 103 देखिए क्लास 7 का हीट चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है नेम द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। देखिए एक बात को पकड़ लेना है आपको, करा हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक क्या करना है, हीट को ट्रांसफर करना है। मतलब ये किसी न किसी सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में ना क्या होगा, एक होगा हॉटर एंड, एक होगा कोल्डर एंड, ठीक है। तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड जब जाता है, यानी सॉलिड में अगर ट्रांसफर होता है तो उसको कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए अगर पानी में होता, लिक्विड या गैस में होता, तो उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते, और अगर विदाउट मीडियम होता तो उसको रेडिएशन कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है, एक टर्म को आपको पकड़ना है
कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड बोला गया है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्शन सही आंसर हो जाएगा। 103 का 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट जो है वो सेकंड लास्ट सवाल है। कह रहा है रिएक्टर स्केल इज यूज टू मेजर। रिएक्टर स्केल जो होता है वो अर्थ क्यूब को मेजर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल आप जानते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पिस्टिल। तो ये फ्लावर से रिलेटेड है और ये बायोलॉजी का सवाल है, इसलिए हम लोग छोड़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आगे भी सर इस तरीके से मैथ वाले सर, इंग्लिश वाले सर, रीजनिंग वाले सर सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, तो आप लोग मिला लीजिएगा कितना आपका सही हुआ। थैंक यू दोस्तों।